हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। लास्ट वीडियो में हम इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी कर चुके हैं और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने क्या सीखा था कि ब्राइट और डार्क बैंड appears due to superposition of light wave from two coherent sources. Suppose A and B are two coherent sources which are illuminated by a single source or monochromatic source of light. Suppose S is monochromatic source. If light travels to A and B from this source, तो ये सोर्स किसका काम करते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज का। और ये सोर्स कैसा हो? मोनोक्रोमेटिक हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है? स्क्रीन पे, दिस इज स्क्रीन, और स्क्रीन पे हमें क्या मिलता है? अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं, जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्टडी कर चुके हैं। अब ये जो ब्राइट और डार्क बैंड बनेंगे, इनके लिए इनके बीच में जो सेपरेशन होगा या इनकी जो विड्थ है, उस विड्थ के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। सो हमने क्या मान लिया? सपोज ए एंड बी आर टू स्लिट्स और सी इज सेंटर ऑफ ए बी। यदि हम C से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं स्क्रीन पे, सपोज CO इज परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, देन वी कैन से दैट पॉइंट O is at equal distance from A and B. So A और B से लाइट वेव चलकर पॉइंट O पे पहुंचती हैं, then they will cover equal distance. So we can say that there is no path difference between light waves from A and B in reaching O. So point O क्या represent करेगा? We can say that O represents central bright band, और जिसको हम क्या कहते हैं? It is called central maxima. O क्या represent करेगा? It represents central maxima, right? अब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में हमारे पास में हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P। अब इस पॉइंट P पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, या हम यूं कह दें कि O के बाद में अगला मैक्सिमा या मिनिमा किस डिस्टेंस पे बनेगा। तो उसके लिए लाइट वेव A से P तक और B से P तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उनके बीच में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पाथ डिफरेंस, राइट। सो A से P तक जो लाइट वेव ट्रेवल करते हैं, दे विल कवर पाथ AP, और B से P तक जो लाइट वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, दे विल कवर पाथ BP। अब यदि हम A से और B से मान लो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सपोज दिस इज परपेंडिकुलर AE, और B से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया अपन ने BR, राइट। सो मान लेते हैं लेट D इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। ये जो स्लिट है, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हमने मान लिया कैपिटल D, और ये जो सेपरेशन है, दोनों स्लिट्स के बीच में सेपरेशन क्या माना था अपन ने? स्मॉल d। सो वी कैन से दैट इफ C इज सेंटर ऑफ AB, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा? D/2। इसी प्रकार से ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? D/2। और ये जो पॉइंट P है, ये हम O से X डिस्टेंस पे कंसिडर कर लेते हैं। सपोज पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम O। नाउ पॉइंट P रिप्रेजेंट्स मैक्सिमा और मिनिमा। इट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रीचिंग टू P फ्रॉम A एंड B। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? यदि हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस जो हमारे पास में आएगा, दैट इज इक्वल टू B से लाइट वेव पाथ कवर करेंगी BP, और A से लाइट वेव पाथ कवर करेंगी AP। सो A और B से जो लाइट वेव P तक पहुँचती हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? BP माइनस AP। अब हमारा एम क्या रह गया? BP और AP को हमें कैलकुलेट करना है। सो पहले यदि हम इस ट्राइंगल AEP में यदि हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल AEP, इफ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, देन वी कैन से दैट AP स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस
पी ई स्क्वेयर, राइट, ए स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, और वी कैन से दैट ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कैपिटल डी, सो इट इज इक्वल टू डी स्क्वेयर प्लस पी ई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x मान रखा है और ये कितना है d/2, देन दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज x माइनस d/2 का होल स्क्वेयर, राइट। सो ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, यदि हम इन दोनों में से डी स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, देखो इसके साथ में डी स्क्वेयर नहीं है, यदि इसको हम डी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, डी स्क्वेयर से डिवाइड कर दें, तो दोनों में से डी स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे। डी स्क्वेयर हमने कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा हमारे पास में 1 और यहाँ बचेगा x माइनस d/2 का होल स्क्वेयर, इसमें से डी स्क्वेयर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ इसके बटे में रह गया डी स्क्वेयर, राइट। हमें ए पी निकालना है, तो ए पी निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे, तो सारे का क्या होगा, स्क्वेयर रूट। जब सारे का स्क्वेयर रूट होगा तो डी स्क्वेयर का स्क्वेयर हट जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी हाफ। अब यदि इस रिजल्ट को हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम अप टू 1 टर्म, राइट। देखो इसको हम अप्लाई करते हैं एक टर्म तक, यदि x की वैल्यू इफ x इज नॉट सो लार्ज देन वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम अप टू 1 टर्म। तो एक टर्म तक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इस पूरे को x मान लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1/2। सो वी कैन से दैट ए पी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एन एंड n इज 1/2 और x क्या होगा, ये सारा फैक्टर x माइनस d/2 का होल स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, दिस इज ए पी। ये तो आ गया हमारे पास में ए पी। अब इसी तरीके से यदि हम बी पी और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो हमारा मोटिव था पार्ट डिफरेंस निकालने का, हम पहले उस पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं बी पी आर। इस ट्राइंगल बी पी आर में यदि हम बी पी निकालेंगे देन वी कैन से दैट बी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू बी आर स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, और वी कैन से दैट बी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी आर स्क्वेयर, दिस इज कैपिटल डी, डी स्क्वेयर प्लस पी आर, पी से आर तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ये बचा हुआ कितना था d/2। सो टोटल कितना हो गया ये x प्लस d/2 का होल स्क्वेयर, राइट। नाउ बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की थी उसी प्रकार से यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, डी स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे और बी पी को यदि हम कैलकुलेट करेंगे, राइट, इन द सेम पैटर्न, तो बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी पी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वेयर और 1/2 अपॉन में आ जाएगा एंड दिस इज डी स्क्वेयर, राइट। जैसे हमने ये निकाला था उसी प्रकार से आ गया। अब हमारे पास में बी पी आ गया, ए पी आ गया, वी हैव टू फाइंड पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी पी माइनस ए पी। सो इफ वी कैलकुलेट बी पी माइनस ए पी, सो इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे, जब इसमें से ये माइनस करेंगे दोनों में डी कॉमन है, डी को हमने कॉमन रख लिया, पहले बी पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, माइनस में d आपने कॉमन ले लिया और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी माइनस की, -1 माइनस हाफ एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, राइट। अब देखो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों में
दिस इज +1, दिस इज -1, कटिंग, इसको हमने कट कर दिया। और 2d² दोनों में कॉमन है, सो d/2d² दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ रह गया हमारे पास में x + d/2 का होल स्क्वायर। x + d/2 के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, क्या आएगा, x² + d/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2x d/2। और माइनस में ये तो आपने बाहर निकाल लिया, x - d/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारे पास में, बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे, x² - d/2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज इक्वल टू 2x d/2। सो ये आया हमारे पास में रिजल्ट। यहाँ से देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x² से x² कैंसिल हो गया और d/2 के होल स्क्वायर से d/2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास में xd एंड दिस इज xd। सो d/d², दिस इज 1/2d और इनटू में क्या रह गया हमारे पास में xd, राइट। सो फाइनली xd + xd, दिस इज इक्वल टू 2xd और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास में, पाथ डिफरेंस bp - ap इज इक्वल टू xd/d। ये हमने कैलकुलेट किया पाथ डिफरेंस xd/ad। अब देखो पॉइंट P क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा या मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हम लास्ट वीडियो में कंडीशंस डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कोई पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा को रिप्रेजेंट कब करता है, जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो। आप याद कीजिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या थी, वी नो दैट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। सो हम ये कह सकते हैं कि P विल रिप्रेजेंट ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ क्या कंडीशन हो, दिस इज पाथ डिफरेंस, दैट इज xd/d किसके बराबर होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा देन P विल रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। सो अब देखो हमारे पास में किस किस पॉइंट पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इफ वी कैलकुलेट x इज इक्वल टू n लैम्डा, इस d/d को हम इधर ले आते हैं, दैट इज दिस इज द डिस्टेंस x, सेंटर से x डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास में। इफ n इज इक्वल टू 0, यदि n की वैल्यू 0 हो देन इट रिप्रेजेंट्स सेंट्रल ब्राइट बैंड O, और इसको हम क्या कह सकते हैं, x0 इज इक्वल टू 0। यदि n 0 है, x की वैल्यू 0, देखो ये x है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, सेंटर पे, राइट। ये तो आ गया हमारे पास में सेंट्रल ब्राइट बैंड। इफ n इज इक्वल टू 1, यदि n की वैल्यू 1 हो तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, x1 इज इक्वल टू लैम्डा d/d। सेंटर के बाद में पहला ब्राइट बैंड, फर्स्ट ब्राइट बैंड, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ब्राइट बैंड। सेंटर पे ये बन गया, इफ x इज इक्वल टू 0, यदि n की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट ब्राइट बैंड। इसी तरीके से यदि हम n की वैल्यू 2 लेते हैं देन वी हैव x2 इज इक्वल टू, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा d/d, दिस रिप्रेजेंट्स सेकेंड ब्राइट बैंड एंड सो ऑन। वी कैन से दैट nth ब्राइट बैंड
इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस n लैम्डा d अपॉन d। इस डिस्टेंस पे क्या बनेगा, nth ब्राइट बैंड। सो हमारे पास में ब्राइट बैंड के लिए जो फार्मूला आ गया, इसको हम जनरल कर सकते हैं कि फॉर nth ब्राइट बैंड या फॉर एनी ब्राइट बैंड, किसी भी ब्राइट बैंड के लिए xn डिस्टेंस क्या होना चाहिए हमारा, xn मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रखी है हमने, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड, n की वैल्यू 1 पुट करोगे सेंटर से पहला मैक्सिमा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे सेंटर से दूसरा मैक्सिमा, राइट। ये तो आ गया हमारे पास में p कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट बैंड को रिप्रेजेंट किस कंडीशन में करेगा, यदि इतना पार्ट डिफरेंस हो, x की वैल्यू ये हो, तो p क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वी कैन से दैट फॉर मिनिमा, p डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा को रिप्रेजेंट कब करेगा, फिर से हम कंडीशन इंपोज कर देते हैं। यदि पाथ डिफरेंस जो हमने क्या कैलकुलेट किया था, पाथ डिफरेंस जो हमारे पास में आया था दैट इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी, ये था पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस को देखो, लास्ट वाले वीडियो की यदि हम बात करें, दिस वाज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, उसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या थी, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का क्या हो, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप आर्टिकल को सर्च कर सकते हो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बाय महेश कुमार के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर सर्च करना इसको। नाउ यदि हम वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स डी अपॉन डी, किसके बराबर होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, राइट। सो अगेन इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x क्या आएगा हमारे पास में 2n-1 लैम्डा बाई 2, और ये आ जाएगा d अपॉन d। सो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो, यदि यहाँ पर हम n की वैल्यू, इफ़ यू पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देखो n की वैल्यू 0 पे तो क्या बना, सेंट्रल ब्राइट बैंड, n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो x को नाम रख दिया मैंने x1 डैश। x1 हमने उनको पहले वालों को नाम दे दिया था ब्राइट बैंड के लिए, डार्क के लिए x1 डैश पुट कर देते हैं x को, तो क्या आएगा, ये n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, देन इट इज इक्वल टू 2-1 1, सो 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी। यदि n की वैल्यू, ये तो था n की वैल्यू 1 के लिए, इफ n इज इक्वल टू 2, तो x का नाम पुट कर देते हैं हम x2 डैश, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4-1 3, एंड इट इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो उसी तरीके से यदि हम n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, सो इफ n इज इक्वल टू 3, तो x, इसका नाम हम पुट कर देते हैं x3 डैश इज इक्वल टू, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 × 2 6, -1 5, इट इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी, राइट। कहने का मतलब देखो, यदि हम बात करते हैं 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी, 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी, 5/2 लैम्डा डी अपॉन डी, कहने का मतलब इसको यदि हम जनरलाइज कर देते हैं तो हमारे पास में इन जनरल वी कैन से दैट इफ एक्स एन डैश इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन हम इम्पोज कर देते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी,
सेंटर से, या यूँ कहते हैं कि ओ से इतने डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे क्या बनेगा, nth डार्क बैंड बनेगा या nth डार्क फ्रिंज बनेंगे। सो ये तो आ गया हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस आ गया, और ये किसके लिए आया, डार्क फ्रिंज के लिए। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स एन डैश, दैट इज एक्स एन डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी, राइट। अब यदि हम दोनों को कंपेयर करें, यदि इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को यदि हम कंपेयर करते हैं, देन वी कैन से दैट, देखो दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज सेकेंड डार्क फ्रिंज, उसके बाद में दिस इज थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलती है, हमें x1 n की वैल्यू 1 पुट करेंगे लैम्डा डी अपॉन डी पे। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलती है, 2 लैम्डा डी अपॉन डी पे। थर्ड कहाँ मिलती है, 3 लैम्डा डी अपॉन डी पे। सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, देखो दिस इज 1 लैम्डा डी अपॉन डी, दिस इज 2 लैम्डा डी अपॉन डी। यदि हम ये कह दें कि मान लो हमारे पास में ये स्क्रीन है और ये इसका पॉइंट O है, तो फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज बनती है वो कितने डिस्टेंस पे बनी, लैम्डा डी अपॉन डी डिस्टेंस पे। सेकंड कहाँ बनती है ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा डी अपॉन डी पे। सो अब हम डार्क की बात करते हैं, डार्क फ्रिंज कहाँ कहाँ बनती हैं, 1/2 लैम्डा डी अपॉन डी, मतलब इस डिस्टेंस के हाफ पे यहाँ पर क्या बना, दिस इज हाफ लैम्डा डी अपॉन डी। अगली डार्क फ्रिंज कहाँ बनती है, 5/2, 5/2 का मतलब कितना होगा, नहीं उससे पहले ये है x2 डैश, दैट इज 3/2। 3/2 कहाँ होती है, 1 और 2 के बीच में, 3/2 का मतलब 1.5, दिस इज 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। इसका मतलब दिस इज ब्राइट, दिस इज ब्राइट एंड दिस इज डार्क, दिस इज डार्क। देखो यहाँ से हम इस रिजल्ट को यदि हम जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज प्रेजेंट है, या फिर दो डार्क के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज प्रेजेंट है। सो अब हमारा कंसेप्ट जो आता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। नाउ इफ वी कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, सो हम फ्रिंज विड्थ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इस रिजल्ट के बेस के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है। सो व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज, इफ वी कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। सो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्टिव, और डार्क किसके बीच में, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्टिव फ्रिंजेस। सो फ्रिंज विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के द्वारा। फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज बीटा इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू कंजेक्टिव ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज में से पहले घटा दो, या इन जनरल nth ब्राइट फ्रिंज में से हम क्या करते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज ये है हमारी n लैम्डा डी अपॉन डी, इसमें से एक पहले n-1 लैम्डा डी अपॉन में d माइनस कर देते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज। देखो nth में से n-1th घटा देते हैं, या सेकंड में से पहली घटा दो, थर्ड में से सेकंड घटा दो, इन जनरल n में से n-1th माइनस कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू क्या आएगा, वी कैन राइट इट एज n लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n लैम्डा डी अपॉन डी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ये कैंसिल, दैट इज फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी।
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए हमने फ्रिंज विड्थ क्या निकाली है, बीटा इज इक्वल टू, वही इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या आई हमारे पास में, लैम्डा डी अपॉन डी। इसी तरीके से यदि हम फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू कंजेक्टिव डार्क। सो nth डार्क में से, दिस इज nth डार्क, nth डार्क में से हम क्या -1 क्या पुट लेस कर देंगे, n-1th, nth में से nth डार्क फ्रिंज, दिस इज nth माइनस n-1, इसमें से n-1, तो n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, n-1, ये फार्मूला एज इट इज 2n-1 था, इसमें n की जगह केवल हमने n-1 पुट किया है, -1 इस फार्मूले में था, इंटू लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी, और इसमें से ये माइनस करेंगे, अगेन वी हैव बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। सो फिर से रिजल्ट हमारे पास में क्या आता है कि चाहे ब्राइट फ्रिंज हो या फिर डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ बीटा इज सेम, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इज सेम फॉर बोथ, चाहे डार्क फ्रिंज की बात करें या ब्राइट फ्रिंज की बात करें। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ दिस रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और यदि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम का स्क्वायर, और वी कैन से दैट आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट ए एंड बी आर एम्पलीट्यूड विच आर कॉन्स्टेंट, सो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यदि हमारे पास में ये दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैं तो जो ब्राइट बैंड बनेंगे उन सभी की इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। इंटरफेरेंस पैटर्न में इफ वी हैव मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज देन इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड इज कांस्टेंट। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं मिनिमम इंटेंसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड वी नो दैट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेज इज सेम तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, 0। सो हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न में ये जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगे कैसे मिलेंगे, या तो 0 इंटेंसिटी की या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की। आल्सो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में भी आप रिलेशन याद कीजिए। वी नो दैट फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस क्या होता है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, दैट या तो फेज डिफरेंस 0 हो या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई और 6 पाई एंड सो ऑन। इन जनरल इट मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई। इसी तरीके से हमने लास्ट वीडियो में ये भी प्रूव किया था कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो पाई हो या फिर 3 पाई 5 पाई, इन जनरल इट मस्ट बी इक्वल टू 2n-1 पाई, मतलब पाई का ओड इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो यदि हम इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ़ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस, सो what will be the shape of graph? We plot a graph between intensity and phase difference. Suppose this is phase difference 0 पाई, फिर यहाँ मान लेते हैं 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन 4 पाई। सो ये जो कंडीशन है मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी फेज डिफरेंस के साथ में किस प्रकार से वेरी करते हैं, यहाँ से हमने देखा इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है जब फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। सो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस देन वी नो दैट इफ फेज डिफरेंस इज 0 इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, फेज डिफरेंस पाई होगा इंटेंसिटी क्या आ जाएगी
मिनिमम. सो फॉर अगेन फेज डिफरेंस 2 पाइप इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम. फिर 3 पाइप इंटेंसिटी मिनिमम, 4 पाइप इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम. इसी तरीके से वी नो दैट कि हमें क्या मिलता है सेंटर पे, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसके बाद में डार्क, दोनों तरफ डार्क और दोनों तरफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया. उसके बाद में दोनों तरफ क्या मिलेंगे हमें सेम कंडीशन पे, फेज डिफरेंस पाई होगा, इंटेंसिटी 0, 2 पाइप इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर 3 पाइप 0, फिर 4 पाइप मैक्सिमम. नाउ यहाँ से यदि हम बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी ना, that will remain constant. This is constant intensity. If we have two current sources, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमने ये कंडीशन ड्राइव की थी इंटरफेरेंस पैटर्न में कि जो इंटेंसिटी आती है आफ्टर सुपरपोजिशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 0. cos 0 is equal to 1. If we suppose that I1 is equal to I2 is equal to I नोट, सो व्हाट विल बी मैक्सिमम इंटेंसिटी. यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू 4 I नोट. सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I नोट, राइट. यदि हमारे पास में जो दोनों सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों सोर्स कैसे होते, इनकोरेंट होते, तो सिंपली इंटेंसिटी क्या होती, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I नोट प्लस I नोट दैट इज इक्वल टू 2 I नोट, और 4 I नोट का हाफ क्या हो जाता, 2 I नोट. दिस विल बी द इंटेंसिटी 2 I नोट फॉर इनकोरेंट सोर्सेज. यदि हम स्लिट में जो हमारे पास में दो स्लिट हैं ए और बी, किसी एक स्लिट को कवर कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक सिंगल सोर्स, और सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, ओनली I नोट. सो I इज इक्वल टू क्या होगा, I नोट सिंगल सोर्स होता तो इंटेंसिटी के लिए ये लाइन आ जाती, दैट इज I नोट फॉर सिंगल सोर्स. सो ये तो हो गया वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद फेज डिफरेंस. वन मोर केस, मान लो यदि हमारे पास में जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक. इफ वी हैव वाइट सोर्स ऑफ लाइट देन वी नो दैट इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती हैं दे आर कलर्ड फ्रिंजेस विद सेंट्रल ब्राइट बैंड. सेंटर में क्या बनता है, वाइट बैंड, उसके बाद में कलर्ड फ्रिंजेस बनते हैं, राइट. सो यदि हम कंपेयर करें कि वायलेट और रेड में कौन सी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होगी, देन वी नो दैट फ्रिंज विड्थ बीटा डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन wavelength of violet color. So we can say that in case of colored interference, fringe width beta for red color is equal to lambda r d upon